हेलो दोस्तों, पुर्तगाल का जब भी नाम आता है तो हमें बस दो ही चीज़ें याद आती हैं, एक फ़ुटबॉल और दूसरा फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुर्तगीज़ सिर्फ फुटबॉल ही खेलते हैं या फिर बस वो फुटबॉल में ही आगे हैं। पूरी दुनिया के हिस्ट्री में पुर्तगाल कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। इब्रियन यूनियन से लेकर एरोजस और मदीरा को सेटल करने से लेकर ब्राज़ील को कोलोनाइज़ करने तक। लेकिन पुर्तगीज़ जो एक चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं वो है एक्सप्लोरेशन, और उसका एग्जाम्पल है वास्को डी गामा। दोस्तों, बचपन से हम इंडियन से समझते आए हैं कि इंडिया की खोज वास्को डी गामा ने किया है। तो क्या इंडिया उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था या फिर वर्ल्ड में लोग इंडिया को नहीं जानते थे? आइए आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है वास्को डी गामा की स्टोरी इंडिया के साथ। वास्को डी गामा का जन्म 1460 में सेंस में हुआ, इस्ताओ दा गामा और इसाबेल सोदरे के घर। वास्को डी गामा के फादर इस्ताओ एक लोकल मेंबर थे ऑर्डर ऑफ सेंट यागो के, जो कि एक मिलिट्री थी रिलीजियस प्रोटेक्शन के लिए, और वास्को की माँ की फैमिली कनेक्टेड थी ऑर्डर ऑफ क्राइस्ट से, जो कि एक रॉयल मिलिट्री थी। क्योंकि वास्को डी गामा के फादर मेंबर थे ऑर्डर ऑफ सेंट यागो के, उसी लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए वास्को ने भी ऑर्डर ऑफ सेंट यागो को ज्वाइन किया। और उस वक्त पुर्तगाल के किंग थे जॉन सेकेंड। जॉन सेकेंड की फर्स्ट प्रायोरिटी थी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना और रॉयल ट्रेजरी को इंक्रीज़ करना। हालांकि पुर्तगीज़ बहुत अच्छे से सेटल थे अफ्रीका में, बट ये उनके लिए इनफ नहीं था। किंग की निगाहें थी एशिया के लुक्रेटिव स्पाइस के बिजनेस पर, जो कि पहले से यूरोपियंस कर रहे थे, और किंग के इसी विज़न ने वास्को डी गामा के रास्ते खोल दिए एक्सप्लोरर बनने के। इंडिया में उस वक्त वेनेशियंस का होल्ड था और उन्होंने ऑलरेडी अपने सी रूट्स सेट कर रखे थे अपने गुड्स को मूव करने के लिए। किंग जॉन सेकेंड को अपने स्पाइसेस के बिजनेस को इंडिया में शुरू करने के लिए एक नया रास्ता ढूंढना था जो अफ्रीका से होकर इंडिया जाए। किंग जॉन सेकेंड ने अपने स्पाइसेस के बिजनेस को समझने के लिए और इंडिया का सी रूट ढूंढने के लिए दो स्पाई एजेंट्स को अपॉइंट किया, देरा दा कोविला और ओफोंसो दा पाइवा। उसी बीच कैप्टन बर्तोलोमियो दियाज किंग के एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए बाय बोट फिश रिवर तक गए, और उन्होंने होपफुली ये कंफर्म किया कि अफ्रीका से क्लियर सी पाथ है इंडिया के लिए। किंग जॉन सेकेंड को बस अब एक एक्सप्लोरर की ज़रूरत थी और उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद वास्को डी गामा को चुना। और दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है वास्को डी गामा के फर्स्ट वोयाज की इंडिया की सी रूट ढूंढने के लिए। किंग जॉन सेकेंड ने अपने सबसे एक्सपीरियंस नेविगेटर और सेलर्स को तैयार किया, जिसमें 4 शिप्स थी, साओ गैब्रियल, साओ राफेल, बैरियो और एक अननोन शिप थी। इन चारों शिप्स पर 170 क्रू मैन थे, जिनको वास्को डी गामा के लीडरशिप में 8 जुलाई 1497 को पुर्तगीज सिटी ऑफ लिस्बन से इंडिया के लिए रवाना किया गया। वास्को डी गामा को पता था कि उनकी जर्नी रफ और लॉन्ग होने वाली है, इसलिए उन्होंने टेनेरिफ, केप वर्दे आइलैंड और सियरा लियोने आइलैंड का रूट चुना, जिससे कैप्टन डियाज पहले जा चुके थे। 3 महीने में 6000 माइल्स चलने के बाद वास्को डी गामा अफ्रीकन कोस्ट पर रुकते हैं, और यहाँ से उनको उस रूट पे जाना था जो कैप्टन डियाज ने अज्यूम किया था, जिस रूट से पहले कोई भी यूरोपियन नहीं गया था, जो सिर्फ एक इमेजिनेशन था। उसके बाद होता यह है कि मार्च 1498 को वास्को डी गामा की फ्लीट मोजाम्बिक आइलैंड पर पहुंचती है। यहाँ पर दा गामा की फ्लीट शॉर्ट स्टे करती है, लेकिन लोकल्स के अपोज करने के बाद वहाँ से उनको जाना पड़ता है, और अपने बचाव के लिए वो कैनन को भी फायर कर देती है। और इसी महीने की आखिरी में वास्को की फ्लीट मोम्बासा आइलैंड पर पहुँचती है, जहाँ उन्हें एक बार फिर एग्रेशन का सामना करना पड़ता है। इस बार वास्को मोम्बासा की जगह मालिंदी आइलैंड पर रुकते हैं, जहाँ उन्हें अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलती है। वास्को और उनकी टीम पूरे 10 डेज लॉन्ग स्टे करते हैं, और यहीं पर वास्को की मुलाकात एक एक्सपीरियंस कैप्टन से होती है, जिसे लोकल सी की काफ़ी नॉलेज होती है, और वो वास्को को यहाँ से गाइड करता है। अब 24 अप्रैल 1498 को वास्को अपने फ्लीट के साथ फाइनल जर्नी के लिए निकल जाते हैं, और वो फाइनली 20 मई 1498 को लैंडफॉल करते हैं कैलिकट के कप्पादू पर। जब कैलिकट के किंग ज़ैमुरिन को पता चलता है कि उनसे मिलने पुर्तगाल से ट्रैवलर्स आए हैं, तो वो अपना पुन्नानी दौरा छोड़कर कैलिकट वापस आ जाते हैं। कैलिकट के लोग वास्को को बहुत ही अच्छे से रिसीव करते हैं,
लेकिन वास्को जो किंग ज़ैमुरीन के लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। उस टाइम कैलिकट के आसपास जो भी मुस्लिम ट्रेडर्स थे वो वास्को द गामा से काफ़ी इनसिक्योर हो गए थे। उन्हें अब ये लगने लगा था कि कैलिकट में ट्रेड करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने अपना कंपटीशन ख़त्म करने के लिए वास्को ड गामा के बारे में कहा कि ये कोई ट्रेडर नहीं है और ना ही इसे पुर्तगाल के किंग की तरफ से भेजा गया है। ये क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने और स्पाइसेस की तलाश में आया है। इनफैक्ट ट्रेडर्स ने किंग को ये बताया कि वास्को ड गामा एक कनिंग पायरेट है। फाइनली किंग ज़ैमुरीन ये डिसाइड करते हैं कि वो वास्को ड गामा के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। किंग के ट्रेड ना करने की वजह से वास्को डिसअपॉइंट होकर 29 अगस्त को इंडिया से चले जाते हैं। लेकिन वो एक बात से खुश थे कि उन्होंने एक नया रूट ढूंढ लिया है, अफ्रीका से भी इंडिया आया जा सकता है। वास्को ड गामा अब जल्द से जल्द पुर्तगाल वापस जाना चाहते थे, लेकिन ये टास्क उतना आसान नहीं था, क्योंकि जब वास्को ड गामा की शिप्स इंडिया आ रही थी तब मॉनसून विंड शिप्स को आगे की तरफ पुश कर रही थी, लेकिन अब वही विंड अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी, जिसकी वजह से इंडियन ओशन में 109 डेज एडिशनल लग गए एज़ कम्पेयर टू कमिंग टू इंडिया। 10 जुलाई 1499 को बैरियो पहली शिप थी जो पुर्तगाल के शहर लिस्बन पहुंची। उसके कुछ ही दिनों बाद दूसरी शिप साओ गैब्रियल लिस्बन पहुंचती है, लेकिन वास्को ड गामा लिस्बन नहीं आते क्योंकि उनके भाई सिवियरली इल होते हैं। तो उनको देखने के लिए वास्को ड गामा सेंटियागो आइलैंड पर ही रुक जाते हैं। किंग ने 4 शिप और 170 क्रूमैन भेजे थे, जिसमें से 55 क्रूमैन और 2 शिप ही वापस आई। वास्को ड गामा अगस्त के एंड में लिस्बन पहुंचते हैं। पुर्तगाल के लोग वास्को ड गामा को हीरोइक वेलकम देते हैं और उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वास्को ड गामा का ये फेलियर भी था, क्योंकि वास्को ड गामा कैलिकट के किंग के साथ किसी भी तरीके का कमर्शियल डील नहीं कर पाए थे। हालांकि वो किंग के लिए कुछ स्पाइसेस और इंडिया से कुछ कीमती सामान ले गए थे, जिससे किंग का होप जिंदा रहे इंडिया के साथ ट्रेड करने का। किंग जॉन सेकेंड ने पुर्तगाल इंडिया अरमदास के नाम से कुछ शिप्स को ऑर्गेनाइज़ किया और हर साल उन शिप्स को इंडिया भेजना शुरू किया, उसी रूट से जिस रूट को वास्को ड गामा ने ढूंढा था, और इसी रूट का नाम उन्होंने इंडिया रन रख दिया। अब दोस्तों, इसके बाद सन 1500 में पेड्रो एल्वारेज कैब्रल की लीडरशिप में पुर्तगीज़ किंग एक फ्लीट भेजते हैं इंडिया, जिसका मिशन होता है इंडिया के साथ कमर्शियल ट्रीटी साइन करना। लेकिन कैलिकट के किंग और पुर्तगीज़ के बीच वॉर हो जाती है, जिसके बाद एक बार फिर पुर्तगाल अपने मिशन में फेल हो जाता है। सन 1502 में 4th पुर्तगाल इंडिया आर्मदा की शुरुआत होती है। इस बार वास्को इंसिस्ट करते हैं फ्लीट को लीड करने के लिए। किंग की तरफ से परमिशन मिलने के बाद इस बार वास्को ड गामा किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो अपने सबसे भरोसेमंद कज़न, 2 अंकल्स और अपने ब्रदर इन लॉ के साथ 800 मैन और 15 शिप्स लेकर इंडिया के लिए निकल जाते हैं। इस बार कैलिकट के किंग ज़ैमुरीन वास्को के साथ नेगोशिएट करना चाहते थे, लेकिन वास्को अपनी पुरानी फेलियर्स की वजह से रिवेंज लेना चाहते थे। वास्को ने किंग ज़ैमुरीन के सामने एक शर्त रखी, वो कैलिकट के आसपास जितने भी मुस्लिम ट्रेडर्स थे उन्हें एक्सपेल कर दे, जिसे किंग ने मना कर दिया। उसके बाद पुर्तगीज़ और कैलिकट के बीच वॉर हो गई, जिसमें कैलिकट नेवी को काफ़ी नुकसान हुआ। जिस तरीके से पुर्तगीज़ कैलिकट में लूटपाट मचा रहे थे, उससे ये लग रहा था कि वास्को ने क्राउन एजेंडे को पीछे छोड़ दिया और अपने पर्सनल एजेंडे को ज़्यादा वैल्यू दिया। 1503 में वास्को ड गामा एक बार फिर फेल होकर पुर्तगाल वापस चले गए और वो कुछ शिप्स इंडिया में छोड़ गए, नेगोशिएट करने के लिए नहीं बल्कि लोकल ट्रेड को लूटने के लिए। 2 बार फेल होने के बाद वास्को ड गामा अपनी रॉयल ट्रस्ट को खो देते हैं। हालांकि वो बहुत कोशिश करते हैं रॉयल ट्रस्ट को वापस पाने की, पर वो सक्सेसफुल नहीं होते। सन 1524 में वास्को ड गामा एक फाइनल जर्नी करते हैं इंडिया की, और वो इस बार गोवा में लैंडफॉल करते हैं। गोवा में कुछ दिन रहने के बाद उन्हें मलेरिया हो जाता है और कोचीन में उनकी डेथ हो जाती है। बाद में उनकी बॉडी को पुर्तगाल ले जाया जाता है लास्ट राइट्स के लिए, और यहीं से वास्को ड गामा की लेगेसी ख़त्म हो जाती है। नो डाउट कि वास्को ड गामा ने इंडिया को यूरोप से जोड़ने के लिए एक नए सी रूट को ढूंढा, लेकिन वो भी बाकी लोगों की तरह ही ट्रेड के नाम पर इंडिया को इन्वेड करना चाहते थे, और उसका एग्जाम्पल है गोवा, जहाँ पुर्तगीज़ ने लगभग 450 साल राज किया।